नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त और होस्ट कपिल वाडेड और आप देख रहे हैं दैवम बात। हमने एक साक्षात्कार की एक श्रृंखला शुरू की। उस कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे शख्सियतों से जिन्होंने अपने दम पे कुछ मुकाम हासिल किया और आज आपके सामने आकर खड़े होते हैं। उनका नाम गूंजता है, कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों से हम आपको मिलवाते हैं। और आज ऐसी ही एक शख्सियत महिपाल जी दाता से हम आपको मिलवाने वाले हैं, जो कांग्रेस सरकार को या यूं कहूं कि गोविंद सिंह डोटासरा को समर्थन करते हैं और उनके पक्ष में एक धन्यवाद यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। तो चलिए आपका सीधा रुख करता हूं महिपाल जी की तरफ, उनके क्या विचार है। सर, आपका परिचय। मेरा नाम महिपाल डाका है, गांव रोरबड़ी है। जी, आपने धन्यवाद यात्रा जो शुरू करी है, उसका विचार आपके मन में कैसे आया और इसके कारण क्या रहे कि आपने इस धन्यवाद यात्रा को शुरू किया? इसका कोई मुख्य रीजन जो बड़ा हो, जिस चीज से आप प्रभावित हुए? जी, पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। और ये जो मेरी धन्यवाद यात्रा है, इसके पीछे कारण 3-4 कारण है। एक तो मैं कांग्रेस की विचारधारा से बहुत प्रभावित हूँ। अब आपका ये इंटरव्यू है, ये तो आप बता रहे हो बहुत छोटा है, छोटा लेना, तो उस पर विचारधारा पे और बाकी चीजों में बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा से बहुत प्रभावित हूँ। मैं राजस्थान में कांग्रेस सरकार माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में जो जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए, उनसे बहुत प्रभावित हूँ। मैं खुद हमारे विधायक माननीय गोविंद जी डोटासरा साहब के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हूँ जी। और जो उन्होंने 1800 करोड़ के विकास कार्य करे, मैं उनसे प्रभावित हुआ। तो अपनी संस्कृति में एक सिस्टम है कि हम हमेशा जो लेने का काम नहीं करते, हम वापस भी देने का काम करते हैं। लेने का मतलब यह है कि विधायक निधि जो है वो किसी भी विधायक को राजस्थान में विकास कार्य करवाने के लिए उसके विधानसभा क्षेत्र में 2.25 करोड़ रुपए मिलते हैं, जिसको अब बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया है। तो आप जो पहले 2.25 करोड़ के हिसाब से 5 साल के 11.25 करोड़ जो विधायक निधि है वो टोटल मिलती है। उस विधायक निधि को 11.25 करोड़ के बजाय 1800 करोड़ का विकास करवाया। इसका मतलब उन्होंने बहुत संघर्ष कराया अपने लक्ष्मणगढ़ की जनता के लिए, अपने यहाँ के विकास के लिए। ये संघर्ष कि वो मुख्यमंत्री से भी लड़े होंगे, वो किसी मंत्रालय से भी लड़े होंगे, वो जहां भी जिस विभाग से भी पैसे लेके आए हैं, वो हमारे लिए उन्होंने संघर्ष कराया जी। और कोई आदमी जब इतना संघर्ष करता है तो हमारा दायित्व है, हमारी संस्कृति बोलती है कि हम उसको वापस कुछ न कुछ अपनी तरफ से ऐसा दें गिफ्ट कि भाई वो उनके लिए एक तरह से वो, जैसे मैं धन्यवाद यात्रा बोल रहा हूं, तो वो उनके लिए धन्यवाद है, साथ में उनके लिए समर्पण भी है। तो मैंने ये यात्रा उनको धन्यवाद देने के लिए शुरू करी और इसको मैं धन्यवाद यात्रा ही बोलता हूं। अब इसमें एक चीज जो मेन है वो ये है कि मैं धन्यवाद यात्रा सिर्फ मेरी तरफ से नहीं धन्यवाद दे रहा हूं, मैं पूरे लक्ष्मणगढ़ की जनता की तरफ से, मैं कपिल जी आपकी तरफ से और मैं पूरे लक्ष्मणगढ़ की तरफ से साहब को, गोविंद जी डोटासरा को धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद यात्रा की साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने लक्ष्मणगढ़ के विकास में जो ये आयाम नए गढ़े हैं और ये नए 4 चांद लगाए हैं, उसके लिए मैं आपको आपकी हमारी पूरी जनता की तरफ से धन्यवाद दे रहा हूँ जी। आप कह रहे हैं कि मैं धन्यवाद यात्रा कर रहा हूँ और सबकी तरफ से कर रहा हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो आपकी यात्रा पर आरोप लगाते हैं कि क्या जो रीट की परीक्षा जिन अभ्यर्थियों ने दी, क्या उनकी तरफ से भी आप धन्यवाद यात्रा कर रहे हैं? क्या उनकी तरफ से भी आप धन्यवाद दे रहे हैं गोविंद सिंह जी को? देखो, रीट के पेपर के संबंध में ये है कि जैसे बाकी पूरी दुनिया में कोई मुद्दा नहीं मिला, विकास इतना हुआ कोई नहीं है। रीट का पेपर, जैसे पेपर का सिस्टम ये है, वो हर स्टेट में 2004 के बाद लगभग हर स्टेट में और बहुत सारे पेपर आउट हुए हैं। पेपर आउट होने में मंत्री का काम नहीं होता, कहीं ना कहीं से मान लो कोई जो कर्मचारी है वहां उसकी तरफ से पेपर तो आउट हुए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें मंत्री का कोई योगदान नहीं होता। मंत्री कोई भी हो, पेपर आउट हो सकता है। जो लक्ष्मणगढ़ की जनता जो है ना, वो विकास कार्यों को देखेगी। जो जैसे हर स्टेट में कोई काम हो रहा है और कहीं कहीं कोई गलतियां हो रही हैं, तो उसके लिए अच्छा पेपर भी आउट हो गए। पेपर आउट होने पे राजस्थान पहला स्टेट है जिसने एक कानून बनाया है कि जो पेपर आउट होगा करेगा तो उसको आजीवन कारावास मिलेगा। मैं बता रहा हूं, ऐसा कोई प्रावधान गुजरात में नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान यूपी में नहीं है, जहां बीजेपी की सरकार है उन्होंने आज तक पेपर आउट होने के बावजूद भी ऐसा कोई काम नहीं करा युवाओं के लिए। पेपर आउट होना तो एक जैसे अपन बोलेंगे एक्सीडेंट होते हैं,
तो रोड बंद थोड़ी कर सकते हैं, गाड़ियां बंद थोड़ी कर सकते हैं, हम उनके लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। तो राजस्थान सरकार ने ऐसा उपाय करा है, इसलिए मैं इस पेपर आउट का जो ये लांछन या कोई भी तरह का इस पे है, तो इस पे मैं स्पष्ट बोलता हूँ, राजस्थान में ऐसा उपाय कर दिया राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत साहब ने, कि पेपर आउट करेगा उसको आजीवन कारावास मिलेगा। तो आगे से मुझे लगता है कि ऐसी कोई संभावना नहीं होगी। इसका एक कारण ये भी है कि सभी जगह परीक्षाएं होती हैं, लेकिन राजस्थान में रीट का आयोजन हुआ, एक त्योहार की तरह रीट को मनाया गया, और उस चीज का जो पेपर आउट हुआ उस वजह से ज्यादा आरोप लग रहे। मैंने इसका जवाब दे दिया ना कि पेपर आउट होना अलग चीज है, पेपर आउट तो बहुत जगह है, लेकिन उसके बावजूद जो कानून बना है वो हमारे लिए भाई नए आयाम घटेगा, ये बात समझो आप, ये समझने की बात है। आरोप सारे यहीं पे, अब जैसे पार्टीबाजी है तो यो 100% तो न तो गोविंद जी को वोट देने वाले हैं, न कोई मोदी को, न कोई किसी को वोट देने वाले हैं। तो ये बात है कि जो सामने वाला है ना वो कुछ न कुछ तो बोलेगा, लेकिन हमने उसका समाधान कर दिया है, और यहाँ के राजस्थान की युवाओं को अब डरने की जरूरत नहीं है, आगे से इसकी संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। आप ही की पार्टी के एक नेता जो आजकल आप ही के खिलाफ खड़े हैं, आप ही के खिलाफ रैलियां करते हैं, आप ही के खिलाफ खड़े, आप कह रहे हो कि लक्ष्मणगढ़ में विकास कार्य बहुत ज्यादा हुआ, 1800 करोड़ का विकास कार्य हुआ, और मैं धन्यवाद देता हूं। वो आपकी पार्टी में थे, आपकी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में गए और आपके खिलाफ ताल ठोक दी। मैं बात कर रहा हूं सुभाष जी महरिया की, जो कभी कहते थे कि मैं राम लक्ष्मण की जोड़ी हूं। तो उसका क्या परिप्रेक्ष्य था कि जैसे आप किसी के साथ हो, आपकी पार्टी में काम हो रहे हैं, आपकी पार्टी सर्वोच्च पार्टी है, सब कुछ अच्छा कर रही है, तो फिर वो क्या कारण होते हैं कि उनको पार्टी छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा? ये तो इसमें अलग अलग कारण है। महरिया जी साहब तो पहले तो पुराने टाइम से तो महरिया परिवार कांग्रेस ही है, और उसमें से हो सकता है अभी कुछ उनके परिवार में कांग्रेस ही हूँ। अब तो उसके बाद वो बीजेपी जो अपने सम्माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब हैं, उनके टाइम में उनको टिकट मिल गई बीजेपी की, और बीजेपी ज्वाइन कर ली। उसके बाद वो उनको लालच आया कि लक्ष्मणगढ़ से अपन जीत के अब की बार बीजेपी सरकार बनेगी तो अपन मंत्री बन जाएंगे, तो वो यहाँ पे लक्ष्मणगढ़ चुनाव लड़ने के लिए आ गए। और जब यहाँ से एमएलए को चुनाव हार गए हो, तो अब उनकी एमपी की टिकट कट गई, तो वो सिलेंडर लेके चले गए भी हमें जो है, तो उन्होंने सिलेंडर लेके और चुनाव लड़ लिया। और उसके बाद उनको लगा कि इसमें तो अपनी बात नहीं बनेगी, दाल नहीं गलेगी, तो गोविंद जी डोटासरा साहब जो है ना, वो आजकल हर जगह जो भी उनकी सभाएं होती हैं हर जगह बताते हैं किस तरह से इन्होंने मिन्नतें करी कि मुझे कांग्रेस में लाओ, मैं मतलब मेरा ये परिवार है, तो वो कांग्रेस में आए। फिर जो राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए उसमें भाई 8 के 8 यहाँ से एक तरह से कांग्रेस के ही कैंडिडेट जीत के गए। जो एक खंडेला से थे वो कांग्रेस के नहीं, मतलब टिकट पे नहीं थे, लेकिन वो कांग्रेस ही, हाँ ठीक है। तो अब वो 8 जीतने के बाद इनको एमपी का चुनाव लड़वाया। जब उनको लगा कि ये सारे 8 जीत सकते हैं तो फिर मैं एमपी भी जीत सकता था, लेकिन वो अलग कारण है, जनता के दिलो दिमाग पे एक छवि बना दी गई कि देखो मोदी है तो सब कुछ है, तो वो उस हिसाब से फिर ऊपर का वोट जो है ना वो डाइवर्ट हो गया, वो हार गए। अब उनको ये हार मतलब उनको पचा नहीं पाए वो इस हार को, तो इस कारण उनको लगा कि यार ये तो, और फिर ये भी एक कारण है कि गोविंद जी डोटासरा साहब का कद इतना बड़ा हो गया कि हमने पुराने टाइम से जो राजनीति देखी है उसमें महरिया परिवार का ही वर्चस्व देखा है। अब उनको वो हजम नहीं हुआ तो वो कोशिश करने लगे, और इसके बारे में बहुत सारी बातें साफ बोलते हैं, तो मुझे इसके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि उन्होंने इतने विकास के बावजूद, और उनको अपना भाई उनका एरिया धोद है, वो धोद छोड़ के, हालांकि धोद रिजर्व सीट है, और वो यहाँ आते हैं और लक्ष्मणगढ़ की जनता को एक तरह से मूर्ख समझने की कोशिश करते हैं कि इतने विकास कार्य होने के बावजूद लक्ष्मणगढ़ की जनता उनको जो यहाँ से चुन के भेज देगी, तो ये उनकी गलतफहमी है। लक्ष्मणगढ़ की जनता पहले से जानती है, 15 साल से वो सांसद रहे, 5 साल मंत्री रहे, लोगों का मैं 132 गांव घूम के आया हूँ। ऐसा अनुभव है कि साहब अपने घर में सो रहे हैं लेकिन फिर भी बाहर ये बता रहे हैं कि साहब तो दिल्ली गए हुए, मतलब ऐसे ऐसे अनुभव हैं, ऐसे ऐसे लोगों के वादे करे हुए जो उन्होंने कभी पूरे नहीं करे, तो लक्ष्मणगढ़ की जनता उनको स्वीकार करने वाली नहीं है। जी, एक प्रश्न उठता है कि जो सुभाष जी महरिया हैं वो राम लक्ष्मण की तरह काम कर रहे थे आपकी पार्टी के साथ, उन्होंने बहुत बार कहा भी है। अब अपन बात करें गोविंद सिंह डोटासरा की,
गोविंद सिंह डोटासरा को आपने भी 2008 से देखा विधायक के चुनाव में, और मैंने भी देखा और लक्ष्मणगढ़ की जनता ने भी देखा। गोविंद सिंह डोटासरा लगातार एक ऐसे नेता रहे, एक शालीन नेता रहे, जो ना किसी पर आरोप लगाते थे कभी, ना कभी किसी को कुछ कहा उन्होंने। किसी बड़े नेता का कभी अपने भाषणों में नाम भी काम में नहीं लिया और ना कभी लिया। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि वो आरएसएस के खिलाफ भी बोल गए, वो राजेंद्र राठौड़ को भी आड़े हाथ लेते हैं, वो सुभाष महरिया को भी अपने भाषणों में 15-15 बार याद करते हैं। ऐसी क्या स्थितियां हैं, जिन स्थितियों में ऐसा आपको क्या लगता है कि वो 3 चुनाव होने लड़े, 3 चुनावों में उन्होंने कभी किसी को याद ही नहीं किया, किसी बड़े नेता का नाम नहीं लिया, ना किसी के विरोध में बोले, ना कभी विरोधी सुर रहे। इस बार ऐसा क्या हुआ? क्या ये कद बढ़ने के साथ साथ ये खुले हो गए कि अब कोई डर नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो शुरुआत हुई ना इन सब में, चाहे आरएसएस की बात हो तो शुरुआत आरएसएस की तरफ से और आरएसएस के लोगों की तरफ से हुई, और महरिया जी की तरफ से हुई और राजेंद्र जी राठौड़ साहब की तरफ से हुई। मतलब शुरुआत उनकी तरफ से हुई, तो हमारे नेता ने सिर्फ उनका जवाब दिया है। और यहाँ जो सिस्टम है, इसमें कई बार क्या होता है, किसी को कम आंकने की भूल करते हैं और किसी को नीचा दिखाने की भूल करते हैं। तो हमारा नेता इतना दमदार है कि उसको कोई कम आंकेगा तो वो शेर है और शेर की तरह जवाब देंगे। जी, वो बात आपकी सही है, लेकिन अपने स्वभाव को छोड़ना कहाँ तक उचित है? कहते हैं कि बिच्छू का स्वभाव होता है काटना और पेड़ का स्वभाव होता है फल देना, तो वो स्वभाव में परिवर्तन नहीं, स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ उनकी बातों का जवाब है कि कोई क्वेश्चन है, जैसे आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, तो मेरा स्वभाव जो है नहीं, इससे स्वभाव का रिलेशन नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो कोई क्वेश्चन करता है उसको जवाब देने से मतलब है। पिछले कुछ समय में हमने देखा कि दिल्ली से कुछ गाड़ियां आकर रुकी सीकर में और जयपुर में भी, और दिल्ली से कुछ गाड़ियां आकर रुकी सीकर और जयपुर में गोविंद सिंह डोटासरा के घर पे। माननीय गोविंद सिंह डोटासरा के दोनों सुपुत्रों का नाम है, दोनों सुपुत्रों के नाम समन भेजे गए और उन्हें दिल्ली बुलाया गया। अब उस चीज को आप कैसे लेते हो कि एक चीज होती है कि कई लोग कहते हैं, कई लोगों से जब मिलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे लोग आते हैं, हमारा उनसे भी मिलना होता है, बहुत साक्षात्कार होता है, उनमें वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती रही होगी, तब जाके ही उनके ऊपर आज आई होगी, क्योंकि तभी वो सुगंध आती है, बू जब होती है तभी उसकी बदबू आती है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा तभी वो आई है। इस परिप्रेक्ष्य में आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसका कोई जवाब देना चाहें, प्रत्युत्तर देना चाहें? इसके प्रत्युत्तर में तो ये है कि जो ईडी का जो संबंध है वो तो ये है कि वो किसान के बेटे को डराने की कोशिश कर रहे हैं। किसान का बेटा जो है जी नहीं, मैं आपको सही करता हूँ, गोविंद सिंह डोटासरा एक शिक्षक के बेटे हैं, खेती शिक्षक है, इसका मतलब किसान कौन से आते हैं, लेकिन किसान के बेटे हम नहीं कर सकते। नहीं, जो शिक्षक है वो किसान नहीं हो सकता। जी हो सकता है। तो फिर मैं बता रहा हूँ, वो किसान के बेटे हैं और एक शिक्षक के बेटे हैं, तो उनको डराने की कोशिश हो रही है। जी, तो मैं उस संबंध में तो क्या जवाब दूं? ईडी का कन्वर्जन रेट आप देखो कितने % है, आप देखो पूरे देश। वो तो हमने देखा कि दिल्ली में आपने का मनीष सिसोदिया के साथ भी हुआ, पश्चिम बंगाल में ज्योति प्रिया के साथ भी हुआ, जैसे ही चुनाव आते हैं ईडी आती है, इस पे तो ऐसी चीजें होती हैं। इस पर बाटर साहब एक लंबी बहस हो सकती है, 10-15 मिनट का वीडियो नहीं, 5-7 दिन का वीडियो बन सकता है। बिल्कुल। आपको मैं बताऊं कि ईडी की कन्वर्जन रेट को जानो कितनी है, ईडी कितने छापे मारती है और उसमें कितने कन्विक्ट निकले, कितनों पे चार्जशीट आगे बढ़ी और कितनों की सजा हुई है। आप देखोगे कि ईडी का पूरे तरीके से, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का पूरे तरीके से इस्तेमाल जो करा गया है वो किसी भी उभरते हुए नेता और विपक्षी नेता को टारगेट करने के लिए किया गया है। ऐसे बहुत सारी जगह हैं। आपको पता है असम के मुख्यमंत्री जो हेमंत बिस्व शर्मा है, उन पे वो कांग्रेस में थे, उन पे आरोप लगाए गए, उन पे कई तरह से उनको, और फिर उनको बीजेपी में शामिल करके मुख्यमंत्री बना दिया। अभी आपने देखा महाराष्ट्र में अजित पवार के बारे में पहले ही दिन प्रधानमंत्री जी ने बोला कि बहुत सारे लोगों का नाम जो है भाई महाराष्ट्र में, और उन्होंने चर्चा करी 70,000 करोड़ का कुछ घोटाला ऐसे चर्चा करी, और अगले ही दिन अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो भाजपा की जो नीति है उसमें कहीं भी मतलब इनको किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से परहेज नहीं है। इनको भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी में चाहिए, मतलब वो भ्रष्टाचारी कोई है। अब मैं तो ये भी नहीं कहता कि अजित पवार जो है वो भ्रष्टाचारी है, लेकिन उन्होंने बोला था उनको वो सारे भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी में चाहिए।
और ये पूरे देश में इस तरह का जाल सरकारें गिराई गई हैं, तो इस पे बहुत बड़ी बहस हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ कहूंगा मैं कि ईडी किसान के बेटे को डराने के लिए भेजी गई थी। बात ये बोल रहे थे कि गोविंद जी पर आरोप है, जबकि वो गोविंद जी के लिए नहीं आए थे, उनके बेटों के लिए आ गए। मतलब अब यदि गोविंद जी को टारगेट नहीं कर सकते तो मतलब उनके बच्चों पे मतलब परेशान करने का काम है, डाइवर्ट जो चुनाव का टाइम है इसमें उनका ध्यान भंग करने का काम है, और कुछ नहीं है। और ईडी आने से तो लक्ष्मणगढ़ के किसान, लक्ष्मणगढ़ के मजदूर, लक्ष्मणगढ़ की जनता अब और सजग हो गई है और भाजपा को सबक सिखाने का संकल्प ले चुकी है। जी, अब हम बात करते हैं वर्तमान समय में सुभाष जी महरिया की। सुभाष महरिया केंद्रीय मंत्री रहे, बड़े पदों पर रहे और कहते हैं कि उन्होंने जाट आरक्षण में भी अपनी अहम भूमिका निभाई। मैंने नहीं देखा उस चीज को, वो राजनीति मैंने नहीं देखी उनकी, लेकिन सुनने में आता है कि उन्होंने जाट आरक्षण में एक अहम भूमिका निभाई। तो आप पूरे लक्ष्मणगढ़ में घूम रहे हैं, लक्ष्मणगढ़ की जनता से जुड़ाव कर रहे हैं, आप लोगों से जुड़ भी रहे हैं, लोग आपसे बात भी करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कोई झलक दिखती है ऐसी कि सुभाष महरिया का वर्चस्व बढ़ा है, बैठा है, ऐसा कुछ? साहब इसमें क्वेश्चन अलग अलग। हाँ, आपने जाट आरक्षण की बात करी, जाट आरक्षण एक मुद्दा था जो उस टाइम चरण पर था, ठीक है। डॉक्टर साहब जो नेहरा की अध्यक्षता में, तो उस टाइम यहाँ पे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की रैली हुई थी और वहां पे उनसे घोषणा करवा दी और आरक्षण जो है, तो उसके लिए तो बहुत सारे लोगों ने वो जो है संघर्ष करा था। और सुभाष जी महरिया आपका ये है कि सुभाष महरिया ने कोई विशेष नहीं किया, नहीं उसके लिए पहले से प्रयासरत तो थे, और साथ में सुभाष जी महरिया को चुनाव इसी मुद्दे पर यहाँ से जिता के भेजा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ से घोषणा करी थी कि यदि सुभाष जी महरिया यहाँ से जीत कर आते हैं और मेरी सरकार बनती है तो मैं जाटों को आरक्षण दूंगा। तो ये मुद्दा तो इस प्रकार से था। तो हमने उसके बदले में उन्होंने क्या करा है, जो उन्होंने बोला कि आप मुझे जिता के भेजो और मैं आगे इस तरीके से, तो ये जो है ये तो पॉलिटिकली सिस्टम है। आज कोई नेता अपने यहाँ से वादे करता है कि आप ये काम करो, जैसे मुख्यमंत्री जी ने, अशोक गहलोत साहब ने 7 गारंटी दी है, उनमें से एक गारंटी ये है कि भाई यहाँ की राजस्थान की जो मुखिया महिला है, यदि राजस्थान में वापस कांग्रेस की सरकार आती है तो हर एक के खाते में हर वर्ष 10,000 रुपए आएंगे। तो ये तो उनका वादा था, भाई चुनाव जीतने के बदले में कि आप मेरी सरकार बनाओ, मैं आपको ये दूंगा। तो ये वादा था और ये पूरा करा, इसमें कोई डाउट नहीं है। महरिया जी हो चाहे पूरा समाज हो, इसके लिए सबने संघर्ष करा है। अब अपन बात, और दूसरा मेरा प्रश्न था कि सुभाष महरिया के पक्ष में माहौल कैसा है, गोविंद सिंह डोटासरा के पक्ष में माहौल कैसा है? देखो थोड़ा संक्षिप्त में बताइएगा। देखो, चूंकि मैं कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित हूँ, ऐसे दल बदलू जो लोग हैं उनके लिए मेरे दिल में दल बदलू होने के नाते सम्मान नहीं है। मैं महरिया जी को बहुत सम्मान करता हूँ, हर तरह से वो मेरे समाज के अग्रणी हैं, नेता हैं, लेकिन दल बदलू होने के नाते से वो सम्मान खत्म हो जाता है। और मैं फील्ड में घूम के आया हूँ, वहां पे कारण अलग अलग हो सकते हैं। आपको पता है लोकल राजनीति में किसी कारण से किसी को वोट मिल जाते हैं, लेकिन सम्मान वो नहीं रहा है जो सम्मान होना चाहिए था, और जैसा सम्मान महरिया परिवार का था। महरिया जी कहते हैं कि गोविंद जी ने लक्ष्मण का मान घटाया। मैं ये जरूर बोलूंगा कि महरिया जी, ये जो दल बदलू के चक्कर में ये बात तरह का काम आपने करा है और जिस तरह की आपका आज के लिए माहौल चल रहा है, आपका मान सम्मान जरूर लोगों की नजर में घट गया है। जी, वो तो सीधी सी बात होती है कि कहीं किसी जगह से कोई बड़ी चीज निकले, बड़ी हस्ती निकले तो वो मान घटाता नहीं, वो मान बढ़ाता ही है ना। आपने देखा होगा कि कई बार कुछ सिंगर निकलते हैं, कोई नेता निकलता है, जयपुर तक जाता है, दिल्ली तक जाता है, तो उससे तो उस जगह का मान बढ़ता ही घटता नहीं। आपने बात करी गारंटी, घोषणा पत्र, ये जो शब्द होते हैं, ये राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं वो इनको तोड़ मरोड़ कर पेश करती हैं। जैसे कोई घोषणा पत्र बोलता है, कोई वारंटी कार्ड बोलते हैं, कोई गारंटी कार्ड बोलते हैं। तो इसमें एक सवाल निकल के आता है कि जो ये फ्री बीज की जो सुविधाएं हैं, क्योंकि आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप भी आईटी से आते हो, तो इन चीजों पर ध्यान रहता है कि जो ये फ्री बीज की व्यवस्था है, जो ये फ्री बीज की घोषणाएं सरकारें करती हैं, क्या ये पूरी हो पाती हैं? और ये जो फ्री बीज है, ये वास्तविक रूप से अपन देखें तो राजस्थान का घाटा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है इस फ्री बीज की व्यवस्था से। अपन बात करें केरल की, तो केरल में ये 0.01% है और राजस्थान में लगभग 40% के आसपास जो ये घोषणाएं दी जाती हैं, तो ये कर्जा बढ़ जाता है। अब की बार इन 5 सालों में
ये कर्जा जो आरबीआई से लिया गया इस फ्री बीज की व्यवस्था में, ये 7.8% तक बढ़ा है इस बार कर्जा। तो इसको आप किस परिप्रेक्ष्य से देखते हैं? क्या ये चीजें सही हैं, क्या ये चीजें गलत है? देखो, फ्रीबीज का नहीं है, जनता जो है, जनता के लिए सरकार की कुछ जिम्मेदारियां हैं। अब आप जैसे महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है ना, गरीब का, किसान का, मजदूर का जीना जो है मुश्किल होता है, तो उन लोगों को कुछ राहत देने के लिए ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इसमें फ्रीबीज जैसा कुछ नहीं है, ये जिम्मेदारी है। तो ये फ्रीबीज जो है ना, इसको फ्रीबीज का नाम देके, जैसे कुछ रेवड़ियां भी, मोदी जी रेवड़ियां बोलते हैं कि रेवड़ियां बांट रहे हैं। मोदी जी खुद जो काम करते हैं वो ये बोलते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को, हरियाणा तक बढ़ा है। बोल रहा हूँ ये सरकार की जिम्मेदारियां हैं, और ये जो सिस्टम है, ये कॉमर्स या इकोनॉमिक्स का सिस्टम, इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जनता तक राहत पहुंचाए, और राहत के लिए सब ये काम कर रहे हैं। आप अपने नेता के लिए संघर्षरत हैं, आप अपनी पार्टी के लिए संघर्षरत हैं। यदि आप जनता से कोई अपील करनी चाहें आपके पक्ष में, आपके नेता के पक्ष में, आपकी पार्टी के पक्ष में, तो आप कर सकते हैं। मैं तो आप सब की तरफ से धन्यवाद यात्रा कर रहा हूं, और धन्यवाद यात्रा का मतलब ये है कि चुनावी टाइम में जब धन्यवाद यात्रा आई है, तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि जिस व्यक्ति ने हमारे लिए संघर्ष करा, 1800 करोड़ के विकास कार्य करवाए, आज आप देख सकते हो कितनी सारी सुविधाएं, चाहे नेचर पार्क हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इन चीजों से एक ऐसा नेता हमने देखा पिछले 70-75 साल में कि जिसने वास्तव में लक्ष्मण की जनता के लिए दिन रात मेहनत करी है। और अब आपके लिए मैं बोलूंगा कि मैं वोट की अपील करता हूं, तो मैं वोट की अपील मैं क्या करूंगा, पूरी जनता कर रही है। जनता को पता है कि यदि इस विकास को वोट नहीं मिलेंगे तो आगे से कोई विकास नहीं करवाएगा। आप मुझे बताओ कपिल जी, आप जी तोड़ मेहनत कर लेते हो किसी चीज के लिए, और आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, और फिर किसी भी दल बदलू को लाके बिठा देंगे, आपको लगता है वो विकास करेगा? क्योंकि ऐसे समझेंगे कि ये लोग मूर्ख हैं, जो विकास को वोट नहीं दिया तो फिर मुझे क्यों वोट देंगे? तो ये सारे कारण हैं। इसलिए लक्ष्मण की जनता बहुत समझदार है, और जब आपने बोला है तो मैं एक बार फिर अपील कर देता हूं कि ऐसे विकास पुरुष जो है वो हमसे दूर न हो जाएं। हम उनको भाई एक तरह से मतलब ये है कि हम उनको वोट नहीं देंगे तो ऐसे लोग वापस से यूं मान लो हमारे बीच में ऐसे लोग आ नहीं पाएंगे, क्योंकि सबकी नजर में यही हो जाएगा कि विकास करने पे वोट नहीं मिलता तो एक ईमानदार आदमी है ना, और सच्चा आदमी, वो भी राजनीति में विश्वास नहीं करेगा। एक आदमी क्या कर सकता है, एक नेता क्या कर सकता है? एक नेता कर सकता है कि विकास करवाए, आपका सम्मान बढ़ाए, मान बढ़ाए, और जिसने मान सम्मान दिया, विकास करवाए, जब आप उसके साथ नहीं होगे तो यो मानो मनोबल टूट जाएगा। तो लक्ष्मण की जनता का, पूरी जनता का मनोबल तोड़ने की जरूरत नहीं है। आप पूरे जोश खरोश के साथ आओ, और मैं 132 गांव घूम कर आया हूं, मैंने बहुत जबरदस्त जोश देखा है। साहब बहुत ही भारी बहुमत से जीत रहे हैं, तो आप इस जो रेला है इसमें शामिल हो जाओ, और लक्ष्मण के विकास को अनवरत रूप से जारी रखने के लिए साहब को चौथी बार विधानसभा में भेजो। ये रहे हमारे पास महिपाल जी। महिपाल जी से आप मिले, इनके बाद इन्होंने अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा, इन्होंने अपील भी की। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे हैं जय बम्बार्ड, और यदि आप हमें पसंद करते हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं या आप हमसे मिलना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, या यूट्यूब के साथ लिंक जीमेल आईडी पर भी आप हमें सूचनाएं भेज सकते हैं। और यदि आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।